हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको करा दिया था बजट का पहला पार्ट और मुझे कमेंट भी मिले थे मेरे स्टूडेंट्स के कि मैम दूसरा पार्ट भी आप कराइए। तो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ दूसरा पार्ट। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत कंसाइज वे में मैं आपको कराने वाली हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं ये, बिना किसी ताम झाम के बहुत आसानी से मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। सारे आपको पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, या हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, सारी ही जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने बजट में पढ़ा था, देखिए ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या था बताइए। ज्ञान से जी से क्या होता है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो इनके डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है इस बार के बजट में। तो कौन से 10 ब्रॉड एरिया है जहां पर इन चारों का विकास हो सकता है, इन चारों पर फोकस किया जाता है। तो हम उन 10 ब्रॉड एरियाज को पढ़ेंगे और इनके फिर इन ब्रॉड एरियाज तो हमने पढ़ लिए। अब इनको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे इन चीज़ों को आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, उसके लिए कौन कौन से मिशन चलाए गए हैं हम वो भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, कोशिश करूंगी कि ये सेकंड पार्ट में ही कंप्लीट हो जाए आपका पूरा बजट, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर थर्ड पार्ट लगता है तो मैं थर्ड पार्ट भी लगाऊंगी। लेकिन मैं इसको ये नहीं है 1.5-2 घंटे में पूरा एक क्लास लेके बैठूं। मैं यहाँ 15-20 बस इतना ही मैक्सिमम आपको क्लास कराती हूँ। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, पेन पेपर लेकर आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान रहेगा। और एक बार नोट्स बनाइए, दूसरी बस बार पढ़ डालिए, आपको पूरा बजट लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ब्रॉड एरियाज कौन से हैं ज्ञान के लिए, ये मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे, लेकिन अब पढ़ाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिवीजन है, मस्ट रिवीजन है। फिर हम इसको डिटेल में कवर करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर ग्रोथ, फिर है रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे की जाएगी, किससे रिलेटेड है बताइए। अन्नदाता से रिलेटेड हुआ ना ये, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी तो। रूरल प्रॉस्पेरिटी यानी कि ग्रामीण विकास कैसे होगा, तो ये इन चारों से रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्टिंग एमएसएमईज, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी यानी कि आपकी पावर है, एनर्जी सप्लाई है, उसको कैसे सिक्योर किया जाएगा। और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में क्या क्या किया जाएगा। और नर्चरिंग इनोवेशन, जो इनोवेशन है, जो मेक इन इंडिया का है, मेड इन इंडिया आपका, तो उसको इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं 10 ब्रॉड एरियाज में, बहुत कंसाइज वे में आपको पढ़ाने वाली हूँ, याद रखिएगा। नंबर 1 है एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हम सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे की जाएगी बताइए। कृषि में विकास कैसे किया जाएगा कि हमारी एग्रीकल्चर बढ़े। तो योजना है पीएम धन धान्य योजना, जो कि जितने भी एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनको डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर की गई हैं और 1.7 करोड़ फार्मर्स को इनमें इंक्लूड किया गया है। इससे 1.7 करोड़ फार्मर को फायदा होगा, किससे, पीएम धन धान्य योजना से। इसके बाद है कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन चलाया गया है, ताकि कॉटन का प्रोडक्शन हो हमारे देश में, कपड़ा बने, इंपोर्ट कम कराना पड़े। तीसरा, वो मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा मखाना बोर्ड, बिहार में बनाया जाएगा। इसका प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है चौथा, कौन सा है, नेशनल मिशन ऑन HY सीड्स। HY कौन सी होती है, हाई यील्डिंग सीड्स, जिन्हें बोने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड मिलती है, पेस्ट रेसिस्टेंस होती हैं ये। और बाद है नंबर 5, दैट इज इनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू KCC। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या होगा, क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी गई है किसानों के लिए। किसान अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बढ़ाना या अपनी ज़मीन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो आपका लोन दिया जाता था किसानों को 5 लाख का, उसकी सीमा को इनहेंस कर दिया गया है, वो अब 7.7 करोड़ का लोन ले सकते हैं। इसके बाद है आत्मनिर्भर इन पल्स। पल्स में यानी कि दालों में आत्मनिर्भरता है, 6 साल का एक मिशन चलाया गया है। किसकी दालों के लिए, तूर, उड़द और मसूर की दालों के लिए, 6 ईयर्स के लिए ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में, हमारा एक पूरा टॉपिक यहाँ कवर हो चुका है। इसके बाद है रूरल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये लग रहा हो कि मैं बहुत डिटेलिंग में आप जा रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बजट को पढ़ रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सारे पॉइंट्स को एक बार कवर कर लो, क्या पता बजट से रिलेटेड अगर आप स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके मेंस एग्जाम में लिखने को आ जाए।
तो आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आप उन्हें अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप इसको अगर बेसिक तरीके से समझ लेंगे ना तो आपको इसके आंसर देने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे रूरल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो देखिए जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिया का पोस्ट है ना वो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया का पोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कैसे? जैसे डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र का काम, लोगों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाना, कैश आउट का काम, ईएमआई और इंश्योरेंस जो होगा रूरल कम्युनिटी में उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी। यहाँ इंडिया के पोस्ट पर मेन ध्यान दिया गया है। तीसरा है एमएसएमई। तो एमएसएमई पर कैसे ध्यान जाएगा? क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दी गई है एमएसएमई की, 5 लाख से 10 लाख कर दी गई। एमएसएमई के पता होगा आपको क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ा कर दिया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप लोग इसके थ्रू करते हैं। और एक पोर्टल बनाया गया है इसके लिए, उद्यम पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? उद्यम पोर्टल। तो फर्स्ट टाइम के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो यहाँ पर 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं और बाकी 5 लाख तक की यहाँ पे 5 लाख एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन सकते हैं। इसके बाद टॉय सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। फुटवेयर और लेदर प्रोडक्शन का हमारे देश में ही कोशिश की जाएगी कि देश में ही बने फुटवेयर और लेदर प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाएगा कि जो प्रोसेस्ड फूड और फूड की जो प्रोसेसिंग होगी वो भी हमारे देश में हो। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अब ये देखिए, अब एमएसएमईज में के क्राइटेरिया में कितना रिवीजन किया गया, क्या क्या किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप एक बार देख लीजिए कि जो माइक्रो यानी कि एमएसएमईज में एम से क्या है? माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, पहले क्या था? 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वालों को माइक्रो एंटरप्राइजेज कहते थे और अब इसकी लिमिट बढ़ा दी है 2.5 करोड़। और 5 करोड़ का वो टर्नओवर पहले कमाती थी, अब वो 10 करोड़ का टर्नओवर कमाएंगे, उनको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, अब 25 करोड़ का किया जा सकता है। और 50 करोड़ का टर्नओवर यानी कि जो वो टोटल जो बेचना, जो उनका प्रॉफिट रिवेन्यू जो भी था वो 50 करोड़ था, अब वो 100 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वालों को पहले मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता था, अब ये 125 करोड़ इसकी लिमिट कर दी है। 250 करोड़ का टर्नओवर होता था, अब इसको 500 करोड़ का कर दिया गया। तो एमएसएमईज के क्राइटेरिया में यहाँ पे रिवीजन किया गया है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड में है हल्का सा, लेकिन बस एक बार आप पॉइंट वाइज इसको देख लीजिए, आसानी से समझ आ जाएंगे। इसमें सक्षम आंगनवाड़ी को बढ़ाया गया है। जो आंगनवाड़ी होती हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को यहाँ पोषित आपको आहार दिया जाता है और यहाँ थोड़ी स्टार्टिंग पढ़ाई कराई जाती है, एक तरीके से गवर्नमेंट प्ले स्कूल टाइप होते हैं ये। और पोषण 2.0 यानी कि जो आपके ये होते हैं ना, ये मिड डे मील वगैरह, इसमें पोषण 2.0 आया है इसमें, और ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा बच्चों के। डे केयर सेंटर यहाँ बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर, मतलब जहाँ पे बच्चों को माएँ रख सकें जो जॉब करती हैं। और आईआईटीज़ का एक्सपेंशन किया जाएगा। तो ये पीपल, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा इनोवेशन होगा, इन सभी में हेल्प होगा। ठीक है, इसलिए इनको इस तरीके से बताया गया है सबको। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम निकाली गई है ताकि डिजिटली पुस्तक पढ़ सकें, पुस्तक मिल सकें, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। नेशनल सेंटर्स बनाया गया है एक्सीलेंस का फॉर स्किलिंग, यानी कि ताकि जॉब जो करने लोग जाएं उनको ये कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, स्किल्स आए उनके अंदर तरह तरीके की, जैसे कौशल विकास केंद्र वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं एक तरीके से एक स्किल्स वाली पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाई, ताकि वो आसानी से अपना काम शुरू कर सकें या जॉब कर सकें। इसके बाद है अटल टिंकरिंग लैब्स। ये एक अटल टैंक बनाई जाएंगी अटल के नाम से। इसका मतलब 50,000 लैब्स के अराउंड गवर्नमेंट स्कूल में बनाई जाएंगी 5 साल के अंदर अंदर, ताकि रिसर्च इनोवेशन वगैरह में हेल्प करें, साइंस टेक्नोलॉजी में हेल्प करें स्टूडेंट्स की। इसके बाद एआई सेंटर्स का आउटले निकल गया 500 करोड़ का। एआई में आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें यहाँ पर 500 करोड़ का आउटले है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि इसमें डेवलपमेंट हो, लोग ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा समझें इसको, और एआई में ज़्यादा खोज हो सकें। ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा सारे स्कूल्स में, जो आपका वाईफाई कनेक्शन है सारे हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि सभी चीज़ें डिजिटली हो सके, सबका डेटा रखा जा सके और सब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। इसके बाद एक्सपेंशन किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन का। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई का एक्सपेंशन किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद है मिशन। अब
ये ब्रॉड एरियाज पढ़ लिए हमने, अभी और भी ब्रॉड एरियाज थोड़े से बाकी हैं। प्यूपिल इकोनॉमी और इनोवेशन हमने पढ़ लिया कि ये करा जाएगा। अब इनके लिए कौन कौन से मिशन चलाए गए हैं, कौन कौन से मिशन इनको पूरा करने के लिए चलाए गए हैं, सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप पूरी वीडियो अगर दोबारा भी देखेंगे तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जल जीवन मिशन है, तो पहला है जल जीवन मिशन जिसमें 100% कवरेज है। 2028 तक सबको जल मिलना चाहिए, सबके घर नल होना चाहिए, तो ये मिशन चलाया जाएगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी जो पावर है, उसमें आपका जो ये GSDP मतलब जो आपकी GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो स्टेट की GDP है, उसमें 0.5% किस पे, पावर पर खर्च किया जाएगा, उसके रिफॉर्म पर खर्च किया जाएगा। असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 का। असेट मोनेटाइजेशन प्लान मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपनी असेट को मोनेटाइज करेगी, असेट से वो पैसे कमाएगी, तो ये प्लान 2025 से 30 का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा, 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को, अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा 25,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी, इसमें 49% कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट, ताकि जो समुद्री है, जो आपका समुंदर है, सी है, उनको यहाँ पे डेवलपमेंट मिल सके। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन चलाया जाएगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी इन पर इन्वेस्ट करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी बनेगी। उड़ान आप जानते हो, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी होगी, गांव का कोई भी इंसान आराम से बहुत कम पैसों में यहाँ पे हवाई जहाज का आनंद ले पाएगा और एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। इसके बाद है फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, यानी कि जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हैं बिहार के एयरपोर्ट्स को ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा। वेस्टर्न कोशी कैनाल एक प्रोजेक्ट है बिहार में, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। PM रिसर्च फेलोशिप होगी, 10,000 फेलोशिप मिलेगी रिसर्च में IIT और यहाँ पे IISc वालों को। दूसरा बात है जीन प्लांट बैंक बनाए जाएंगे क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स अपना, ताकि हमारे देश में ही अच्छे तरीके से क्रॉप्स उगाई जा सके और यहाँ पर फूड, अगर फ्यूचर में फूड की कोई दिक्कत आए तो ऐसा जीन प्लांट है कि उसके बीज आगे मिल जाएंगे और उससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी फूड में कोई कमी नहीं आएगी। नेशनल जियो स्पेशल मिशन है, PM गति शक्ति है, इसका मतलब ये कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, हमारी रेलवे लाइन का, रोड का, ठीक है। इसके बाद है आपका टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। सबसे पहले टूरिज्म पर ध्यान दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम होती है, देखिए टूरिज्म की गवर्नमेंट को, इससे टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलपमेंट किया जाएगा। 50 को वीज़ा फैसिलिटी दी जाएगी कि ऑनलाइन ही वीज़ा बनवाया जा सके जो बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं टूरिज्म के लिए। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, लोग टूरिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बनाए जाएंगे, मुद्रा लोन्स भी दिए जाएंगे होम स्टेज के लिए। होम स्टेज मतलब जो आपके घरों पे आप किसी टूरिस्ट को रख सकते हो, तो उसके लिए आप उनकी फैसिलिटीज़ के लिए मुद्रा लोन ले सकते हो। इसके बाद ट्रैवल को थोड़ा ईज किया जाएगा, कनेक्टिविटी की जाएगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, रोड वगैरह के साथ, रेलवे के साथ, हवाई जहाज़ों के साथ। इसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन में डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन किया जाएगा हमारी हेरिटेज का, हमारी जो विरासत है, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो उनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में क्या होगा, एलोकेशन किए जाएंगे 20,000 करोड़ रुपीज़, ताकि प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च की जा सके, डेवलपमेंट और इनोवेशन किया जा सके। तो ये हो गया भाई आपका बहुत बड़ा टॉपिक बजट में जो किया जाएगा प्यूपिल इनोवेशन एंड आपके लोगों के साथ। इसके बाद है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, भारत ट्रेड नेट है, BTN एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भारत ट्रेड नेट नई टर्म निकली है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, टायर 2 जो स्टेट्स होते हैं आपके, जैसे टायर 1 कैसे हो गए, मुंबई हो गए, बेंगलोर हो गए, टायर 2 जैसे आपके फरीदाबाद हो गए, तो ये टायर 2 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी एयर कार्गो के लिए, अपना सामान वगैरह रखने के लिए, जमा करने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यहाँ पर बनाया जाएगा कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिले, MSMEs अपना एक्सपोर्ट कर पाएँ तो उनको एक कार्ड भी दिया जाएगा, इस तरीके से क्रेडिट दिया जाएगा एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट करने के लिए MSMEs को। अब है बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका
स्टार्टिंग बजट फिर से। तो बजट का मैं एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज दे चुकी हूँ, मिशंस बता चुकी हूँ, उसमें क्या क्या आपका कैसे कैसे उसको बजट को किया जाएगा वो। लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स मेन तो लोग इसी के लिए इंतजार करते हैं ना बजट का। तो चलिए टैक्स रिफॉर्म हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टैक्स स्लेब। तो इसको मिस मत करना अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो टैक्स रिफॉर्म देखिए, इंट्रोडक्शन किया गया यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल का, अभी तैयारी चल रही है, आ जाएगा जल्दी ही। रेगुलेटरी रिफॉर्म लाए गए हैं ताकि टैक्स थोड़े आसानी से पे किए जा सकें। जन विश्वास बिल लाया गया है ताकि 100% प्रोविजन, बहुत सारे लॉज हैं 100 प्रोविजन है उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है सीधे पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे, अगर आप पेनल्टीज वगैरह देकर भी आप उनसे छूट सकते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ चीज़ लाई गई हैं। तो ये टैक्स रिफॉर्म से थोड़ा सा अलग आ गया, लेकिन ये इसी में ही इंक्लूडेड है, मतलब बजट में। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या किया गया है कि कुछ कस्टम टैरिफ को, जो आपकी कस्टम ड्यूटीज होती हैं आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे लगती हैं, तो रैशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि उनको कम किया जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी को। सिर्फ एक ही सेस या एक ही सरचार्ज लगेगा, चार सरचार्ज या सेस नहीं लगेंगे किसी भी चीज़ पे, चाहे वो आपकी स्कूल की फीस हो, चाहे वो आपकी कोई भी खरीदारी हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट में खाना हो। और इसके बाद है रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, यहाँ पे कुछ टैरिफ रेट्स को हटा दिया जा रहा है और इक्विवेलेंट सेस मोस्ट आइटम्स पर एक साथ सेस लगेगा, अलग अलग सेस नहीं लगेंगे। सेस इज द टैक्स ऑन टैक्स, जब आप टैक्स भर रहे हैं एक उम्मीद से ज़्यादा, फिर उस पर आपको एक और टैक्स देना होता है, दैट इज सेस। इसके बाद है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या है, एलईडी और एलसीडी ये हमारे इंडिया में ही बनाने की कोशिश की जाएगी। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े, कैपिटल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिनको आप बनाकर, जिनको खरीद कर आप फिर एक और सामान बनाते हैं, वो ये होते हैं कैपिटल गुड्स। लिथियम आयोन बैटरी, इन सबका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाएगा। फ्री इनपुट, ड्यूटी फ्री इनपुट हैंडीक्राफ्ट के लिए और लेदर के लिए अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। मेडिकेशन में क्या होगा, 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कैंसर की दवाएं हो गई या थायराइड या कुछ भी लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, उनको यहाँ उनके प्राइस यहाँ पे कम कर दिए जाएंगे और 6 मेडिसिन पर सिर्फ और सिर्फ 5% ड्यूटी ली जाएगी और 36 पे से तो सारी ड्यूटी हटाई दी है, यानी कि दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्लैब, दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म। तो भाई इसमें मैंने दोनों आपको बताई हैं, बहुत ही रफली हैं लेकिन सारी इंफॉर्मेशन है, समझ लो एक बार। एग्जिस्टिंग में क्या है, 0 से 3 जब आपकी इनकम होती थी तो टैक्स नहीं लगता था। वैसे 7 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी जो तनख्वाह है, आपकी सैलरी है 7 लाख तक है, 7 लाख से नीचे नीचे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम आपने तो लिख रखा है 0 से 3 लाख नील है, तो 3 से 6 लाख पे क्यों 5% दे रहे हैं? तो वो ऐसे नहीं है कि आपकी 6 लाख तक है तो आप 5% दे रहे हैं, यानी कि 7 लाख से जितनी भी ऊपर है, 7 लाख से अगर 3 to 6 लाख ऊपर है तो आपको 5% देना होगा। अगर 7 लाख से ऊपर, मतलब आपकी 3 लाख से लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी 7 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 3 लाख से लगनी शुरू हो जाएगी 5% की, ठीक है। अगर आपकी 7 लाख से ज़्यादा इनकम है और फिर वो 6 to 9 लाख पर 90% लगनी शुरू हो जाएगी, अगर आपकी 9 लाख तक है। अगर आपकी 12 लाख तक है तो फिर वो 9 लाख से 12 लाख तक 15% आपको देना होगा। 12 से 15 में आपको 20% देना होगा, 15 लाख से आपको 30% देना होगा। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग थी। अब क्या हो गई है भाई, अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं पे करना। 0 से 4 लाख तक तो नील है ही है, लेकिन अगर आपकी 12 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो 4 लाख से ही आपकी टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 12 लाख से ज़्यादा यानी कि 15 लाख है तो इन बीच के 3 लाख पे लगेगा आपका टैक्स, नहीं लगेगा। आपका टैक्स 4 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, आपके 15 लाख तक पहुंचेगा, यानी कि 4 लाख से 15 लाख तक, यानी कि आपको 15% टैक्स देना होगा, ठीक है। 16 से 20 पे 20% और 20 से 24 पे 25%, और अगर आपकी सैलरी है 24 लाख से ज़्यादा तो आपको 30% टैक्स देना है, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको? चलिए गुड। अब पढ़ते हैं जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन जो होता है आपका, टीसीएस होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से ये आपका यहाँ पे 1 लाख कर दिया गया है 50,000 से, और एनुअल लिमिट जो होती है टीडीएस की वो 2.40 लाख से 6 लाख कर दिया है। फाइल अपडेटेड जो रिटर्न्स होता है वो 2 साल से लेके 4 साल तक का कर दिया है।
चैरिटेबल जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन पीरियड है, यानी कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, पहले 5 साल तक रजिस्ट्रेशन पीरियड होता था, फिर कुछ पेनल्टी लगती थी, अब 10 साल तक रजिस्ट्रेशन पीरियड कर दिया है कि बार बार आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एक बार करा लीजिए 10 साल के लिए फ्री। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट, फिर रुपीज कम्स फ्रॉम। अब रुपया आता कहाँ से है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी, जब हम बजट पढ़ ही रहे हैं तो देखिए इनकम टैक्स 22% जो पैसा है गवर्नमेंट के पास वो इनकम टैक्स से आता है। भाई रुपया आता है तभी तो गवर्नमेंट खर्च करती है, तभी तो बजट बनाया उसने, पहले रुपया आना भी तो चाहिए। तो 22% इनकम टैक्स से, 24% बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज, यानी कि जो दूसरे देश से बोरोइंग की जाती हैं यहाँ पे, और 9% आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट से, बिना टैक्स की जो रिसिप्ट होती हैं, जैसे कि आपकी पेनल्टीज वगैरह हो गई और आपकी जो ये चालान्स वगैरह हो गए। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं 1.1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है। कस्टम्स यानी कि जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी लगती है 4%। 17% कॉर्पोरेशन टैक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे अडानी अंबानी। जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18%, यानी कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। ठीक है, ये टैक्स आपका आता है। इसके बाद जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स से 22%, ये मैंने आपको बता दिया, ये रुपया आता है। तो इसको भी नीचे वाले को बाद में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रुपीज गोज टू। अब रुपया जाता कहाँ है भाई, तो जाता कहाँ है सबने पढ़ रखा होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता दूं, पेंशन में 4%, जो अब भी आप पेंशन देते हो। 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो भी आप इंटरेस्ट चुकाते हो, जो आपने उधार लिया था। 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, जो भी सेंट्रल अपनी स्कीम चलाती है, जो आपके सेंट्रल लेवल पे होती है। मेजर सब्सिडीज पर जाता है। डिफेंस पर 8% जाता है। और आपका जो स्टेट्स को पैसा जाता है टैक्सेस और ड्यूटीज का 22% चला जाता है। 8% फाइनेंस कमीशन को। और सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड मतलब जिसमें सेंटर हेल्प करती है स्टेट को, तो 8% जाता है। अदर एक्सपेंडिचर 8%। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है गवर्नमेंट का पैसा। अब बात करते हैं रिसीप्ट्स की, तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स होती है, कैपिटल रिसीप्ट्स है। अब हम थोड़ी सी इनको टर्म पढ़ेंगे। देखिए रिवेन्यू रिसीप्ट्स वो होती हैं जो हमें, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना, वो है होती है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, ये 34 लाख करोड़ रही है आपकी, रहेगी 2025 से 26 में जो रिवेन्यू रिसीप्ट्स आई है 34 लाख करोड़। कैपिटल रिसीप्ट्स रही है 16.4 लाख करोड़। कैपिटल रिसीप्ट्स मतलब जो इनकम डिसइन्वेस्टमेंट से आई है, ये नेगेटिव होती है, ये माइनस में होती है और ये प्लस में होती है। ठीक है, ये तो आई है, लेकिन इसमें आपको अपना कुछ देना भी तो पड़ा ना, अपनी असेट देनी पड़ी, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा गवर्नमेंट को। इसके बाद एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब एक्सपेंडिचर किया जाता है रोड पे, कंस्ट्रक्शन, स्कूल पे, पार्क पे। क्यों, इससे क्या होगा, इससे भी गवर्नमेंट के पास रोड का टोल आएगा, स्कूल्स की फीस आएंगी, दान भी आएगा थोड़ा बहुत, तो ये एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, प्लस पॉइंट में होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बिल्कुल उल्टे हैं ये वाले, इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस में होती है, इसमें यहाँ प्लस में होता है। और 39.4 लाख करोड़ 2025 से 26 में आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल का अनुमान है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, ये होते हैं आपकी पेंशन, सैलरी जो देनी होती है, यानी कि जिससे गवर्नमेंट के पास से पैसा चला जाता है, तो मिनिमम 4.4% अगर जीडीपी की बात करें, और 2025 से 26 में ये कम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। सॉरी, मैंने ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह फिस्कल डेफिसिट बता दिया, ये फिस्कल डेफिसिट का डेटा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, जो कि है 39.4 लाख करोड़। अब ये है एक्सपेंडिचर किस पे, मेजर आइटम्स पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जैसे डिफेंस में कितना बजट पेश करेंगे, 4.91 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में है। रूरल डेवलपमेंट पर 2.66 करोड़, होम अफेयर्स पे 2.33 करोड़, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर पे 1.7 करोड़, एजुकेशन में 1.2 करोड़, 1.28 लाख करोड़, हेल्थ सेक्टर पे 9.8 लाख करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में 9.6 लाख करोड़। इसके बाद आईटी एंड टेलीकॉम पे 9.5, ये लाख करोड़ नहीं है, आई थिंक 9.5 नहीं, 96,000 करोड़ है आई थिंक ये, हाँ। आईटी एंड टेलीकॉम पे 9.5 करोड़, और इसके बाद एनर्जी पे 8,000 करोड़, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 6.5 करोड़, सोशल वेलफेयर पे 6.0 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट पर 5.5 करोड़। तो ये हो गया जी आज का बजट, बहुत जल्दी बताया, थोड़ा सा माउथ पेन भी करने लगा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नोट्स बना लीजिए अपने इसी तरीके से। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा चैनल है स्टडी रिलेटेड ओनली 20 व्हाट्सअप चैनल, मैं आपको वहाँ ये रिपोर्ट की फ़ोटो खींच के डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ये इमेजेस ले सकते हो, फोटोज़ इनकी, वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। पर
प्लीज़ मैं फिर भी आपसे कहूँगी एक बार ना खुद से लिख कर देखो। खुद से लिखोगे, एक बार लिखोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। पढ़ते रहो किसी से भी, चाहे कितनी अच्छी अच्छी PDF पढ़ लो, चाहे कितनी कितनी अच्छी अच्छी मैगजीन्स पढ़ लो, नहीं लर्न होगा, भूलते चले जाओगे बार बार। तो टोटली 360 डिग्री पे मैंने आपको बजट पेश किया है। फिर भी कुछ चीज़ रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल हो सका उतना मैंने कर दिया है। बाकी अप टू डेट रहिए आप न्यूज़पेपर के साथ, मैगजीन्स के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। बहुत सारे आपके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत मटेरियल है सादा तरीके से। थैंक यू सो मच।